हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिव्या वर्मा एंड आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। दोस्तों, आप किसी भी क्लास में हैं, अगर आपके सिलेबस में टेंस हैं तो आप यहाँ पर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको टेंस एकदम सामान्य भाषा में और बहुत ही ज़्यादा विस्तार में पढ़ाए जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने इससे पहले कभी भी टेंस नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एकदम शून्य स्तर से आपको टेंस पढ़ाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं टेंस। टेंस यानी कि काल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस। यहाँ पर अगर किसी भी स्टूडेंट्स को टेंस में प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसे टेंस नहीं आते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को टेंस एकदम जीरो लेवल से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, टेंस की स्टार्टिंग यहाँ पर एकदम शून्य स्तर से की जाएगी और आप लोगों को वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। आप लोगों को टेंस एकदम रट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं टेंस के प्रकार। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन्हीं टेंस के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इनके भी 4 पार्ट होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट। इन्हीं को आगे हम लोग और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस के होते हैं 4 पार्ट। नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। नंबर 2 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे नंबर 1 से, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। चलिए आगे देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। इस हर जगह मैंने चेंज नहीं किया है, प्रेजेंट ही डाल रखा है। चलिए सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी पहचान। इस काल के अंत में क्या आता है? गा, गी, गे आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अनुवाद के नियम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद के नियम। नंबर 1 आई तथा वी के साथ में शैल तथा अन्य सब्जेक्ट्स के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। आई तथा वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ में या फिर सब्जेक्ट्स के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। विल और शैल होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, नंबर 2 प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। कर्ता चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का हो। ठीक है, आई, वी, यू, दे कुछ भी हो, A to Z वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक है, मैं एक पत्र लिखूंगा। आई शैल राइट अ लेटर। ठीक है, यहाँ पर आई के साथ में अभी हमने क्या पढ़ा था कि शैल का प्रयोग किया जाता है, जो कि किया गया है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो राइट होती है फर्स्ट फॉर्म और राइट का ही प्रयोग यहाँ पर किया गया है, राइट अ लेटर। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया? आई शैल राइट अ लेटर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? वह कल विद्यालय जाएगा। ही विल गो टू कॉलेज टुमारो। तो यहाँ पर देखिए ही के साथ में विल का प्रयोग किया जाएगा, अभी हमने आज पढ़ा था। ठीक है, कि आई और वी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका कर्ता है ही, तो ही के साथ में विल का प्रयोग किया गया है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, जो कि किया हुआ है, गो। ठीक है, गो टू कॉलेज। तो पूरा सेंटेंस आपका क्या बन गया? ही विल गो टू कॉलेज टुमारो। चलिए आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नंबर 1 निगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें शैल या विल के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके। हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इससे ट्रांसलेट करते हैं, वी शैल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर आया है वी और वी के साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं, इसलिए शैल का प्रयोग किया गया है। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि शैल या विल के बाद में नॉट लगता है, तो शैल के बाद में नॉट लगा है। और निगेटिव सेंटेंस में भी
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, यानी कि गो होती है फर्स्ट फॉर्म और गो का प्रयोग किया गया है। गो टू कॉलेज टुमारो, तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, वी शैल नॉट गो टू कॉलेज टुमारो। चलिए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 4, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में शैल या विल को प्रारंभ में रखते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, शैल आई राइट अ लेटर। ठीक है, आपका सब्जेक्ट है आई और आई के साथ में आता है शैल। शैल का प्रयोग सबसे पहले किया गया है इसलिए क्योंकि आपका सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट का प्रयोग किया जाएगा। राइट होती है फर्स्ट फॉर्म, तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया, शैल आई राइट अ लेटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उनकी अंग्रेजी लिखने के बाद शैल या विल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी और उसके बाद में शैल या विल का प्रयोग किया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कल राम मुंबई क्यों नहीं जाएगा, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है क्यों, जो कि आया है बीच में। ठीक है, चलिए यहाँ पे नहीं को कट कर दीजिए। ठीक है, नहीं को कट कर दीजिए। ठीक है, कल राम मुंबई क्यों जाएगा। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। वाई विल राम गो टू मुंबई टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों के लिए वाई का प्रयोग सबसे पहले किया गया है, उसके बाद में फिर क्या आया है, विल। ठीक है, विल के बाद में सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो गो का प्रयोग किया गया है। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, वाई विल राम गो टू मुंबई टुमारो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा हूँगा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अनुवाद के नियम देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद के नियम। नंबर 1, आई तथा वी के साथ में शैल बी तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई तथा वी के साथ में शैल बी, ठीक है, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। ठीक है, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। ठीक है, आई के साथ में शैल बी का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ा जाएगा, जो कि जोड़ा गया है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2, आई तथा वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़ा जाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। वह एक पत्र लिख रही होगी। ठीक है, वह एक पत्र लिख रही होगी। सी विल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है सी और अभी हमने क्या पढ़ा था, आई तथा वी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ में विल बी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आई वी तो आया नहीं है, आपका सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी के साथ में विल बी का प्रयोग किया जाएगा और मुख्य क्रिया की अंत में आईएनजी जोड़ा जाएगा। ठीक है, पूरा सेंटेंस क्या बन गया, सी विल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ सब में कॉमन मिली होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सब में क्या था, मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी ही जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि ऐसे कह लीजिए कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं, ठीक है, सबके जो मुख्य क्रिया होती है उसमें मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी ही जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपको बात याद रख लेनी है, यूनिक है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है कि कंटिन्यूअस जितने भी सेंटेंस है सब में मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस में शैल या विल के बाद में नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी। ठीक है, सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर शैल या विल के बाद में नॉट का प्रयोग किया गया है, विल के बाद में क्या आया है, नॉट, या फिर ऐसे कह लीजिए
कि विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी। ठीक है, विल बी होती है हेल्पिंग वर्ब और विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 4, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में शैल या विल को कर्ता से पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसे समझ भी चुके होंगे कि जिनमें क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य आते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा समझाने वाली बात अब कोई नहीं है क्योंकि आप अब धीरे धीरे समझ रहे होंगे। क्या वह एक पत्र लिख रही होगी। ठीक है, विल सी बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, विल सी बी राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर देखिए वह के साथ में विल का प्रयोग किया जाएगा और विल का प्रयोग सबसे पहले इसलिए किया गया है क्योंकि वाक्य के प्रारंभ में आया था क्या। ठीक है, इसलिए विल का प्रयोग सबसे पहले किया गया है और फिर विल और बी के बीच में आपका सब्जेक्ट आया है और मेन वर्ब की अंत में आईएनजी जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो पूरा सेंटेंस आपका क्या बन गया, विल शी बी राइटिंग अ लेटर और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर। ठीक है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। ठीक है, यही इनकी पहचान होती है। चलिए आगे देखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उनकी अंग्रेजी पहले बनाई जाती है। यह भी आप लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो ये भी आप लोगों को एकदम रट गया होगा कि अगर प्रश्नवाचक शब्द आता है बीच में तो उसकी अंग्रेजी बनाई जाती है सबसे पहले, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हारा भाई वहाँ क्या कर रहा होगा। ठीक है, वॉट विल योर ब्रदर बी डूइंग देयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया है बीच में, इसलिए क्या की अंग्रेजी बनाई गई सबसे पहले। ठीक है, और फिर आई है आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और योर ब्रदर ये था आपका सब्जेक्ट, तो विल और बी के बीच में आया है सब्जेक्ट। ठीक है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल और बी के बीच में आता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, व्हाट विल योर ब्रदर बी डूइंग देयर और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में, क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ये होगी, ये होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अनुवाद के नियम। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद के नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1, आई तथा वी के साथ शैल हैव तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई और वी के साथ में शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आई हैव को छोड़कर अन्य कोई भी कर्ता आता है उसके साथ में विल हैव का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक बात का और ध्यान रखिए या फिर नोट करते चलिए कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। जिन वाक्यों में 2 कार्यों का उल्लेख होता है उसमें पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुकेगा। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुकेगा, यानी कि वह घर जा चुकेगा ये कार्य आपका पहले हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। ही विल हैव गॉन टू हाउस बिफोर यू कम, तो इसे बनाया गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, क्योंकि ये काम पहले हुआ है और तुम्हारे आने से, ठीक है, ये काम बाद में हुआ है, इसलिए इसे किस टेंस में बनाया गया है, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यू के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है जो कि यहाँ पर किया गया है।
ठीक है, तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया, ही विल हैव गॉन टू हाउस बिफोर यू कम। ठीक है, ये सेंटेंसेस जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे एक बार देखने से आपको समझ में नहीं आएंगे, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए अगला देखते हैं। गीता ने अपना पाठ याद किया होगा। गीता ने अपना पाठ याद किया होगा। गीता विल हैव रिमेंबर्ड हर लेसन। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें दो कार्यों का उल्लेख नहीं किया गया, इसमें सिंपल एक ही काम है। ठीक है, चलिए तो इसे देख लेते हैं एक बार फिर से। गीता जो कि एक वचन है, ठीक है, तो गीता के साथ में विल हैव का प्रयोग किया गया है और वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, गीता विल हैव रिमेंबर्ड हर लेसन। ठीक है, याद करने की होती है रिमेंबर और रिमेंबर की थर्ड फॉर्म हो गई रिमेंबर्ड। चलिए आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि शैल या विल के बाद में नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। गीता ने अपना पाठ याद नहीं किया होगा। ठीक है, चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। गीता विल नॉट हैव रिमेंबर्ड हर लेसन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विल के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है, या फिर ऐसे देख लीजिए कि विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया, गीता विल नॉट हैव रिमेंबर्ड हर लेसन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में शैल या विल को कर्ता से पहले लिखा जाता है। ठीक है, शैल या विल को कर्ता से पहले लिखते हैं अगर वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह यहाँ सो नहीं चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका सेंटेंस जो है वो क्या से प्रारंभ हो रहा है या फिर शुरू हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है सी के साथ में आता है विल, इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नॉट भी है, तो नॉट का प्रयोग अभी हमने पढ़ा था कि विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, इसलिए विल का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। ठीक है, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट और फिर आपका आएगा नॉट। ठीक है, तो ऐसे भी देख लीजिए कि विल और हैव के बीच में ही नॉट आया है। ठीक है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ गया है, लेकिन फिर भी नॉट की अगर जो स्थिति देखी जाए तो विल और हैव के बीच में ही है। ठीक है, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर हेयर। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया, विल शी नॉट हैव स्लेप्ट हेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 5। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में रहते हैं या बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी लिखकर शैल या विल का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। राम ने उस लड़के को क्यों पीटा। ठीक है, राम ने उस लड़के को क्यों पीटा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यह जो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों वो आया है सेंटेंस के बीच में, इसलिए क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाएगी। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, तो वाई का प्रयोग सबसे पहले किया गया है और इसके बाद में आएगा विल। ठीक है, विल के बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है राम। ठीक है, और फिर आएगा हैव या फिर विल हैव के बीच में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है या सब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। बीट होती है फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है बीटन। ठीक है, या जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं ये आप लोग याद कर लीजिए। ये सेंटेंस बनाने में आपका इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया, वाई विल राम हैव बीटन दैट बॉय। ठीक है, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए आगे देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे इनकी पहचान क्या होती है। वाक्य में क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा और इनसे पहले समय दिया रहता है। ठीक है, ये जो समय दिया रहता है यही अलग करता है
कंटिन्यूअस टेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। ठीक है, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से क्या अलग करता है? समय। क्योंकि परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है। ठीक है, और जो केवल कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें समय नहीं दिया रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अनुवाद के नियम। तो सबसे पहले हम लोग अनुवाद के नियम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। नंबर 1, आई और वी के साथ शैल हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई और वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और आई और वी के साथ में शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। हम लोग दोपहर से खेल रहे होंगे। हम लोग दोपहर से खेल रहे होंगे। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। वी शैल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम आफ्टरनून। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हम की होती है वी और वी के साथ में क्या आएगा? शैल हैव बीन। ठीक है, और मेन वर्ब के अंत में आईएनजी का प्रयोग जो कि किया गया है। फिर फ्रॉम आफ्टरनून, तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बन गया? वी शैल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम आफ्टरनून। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वे लोग मैदान में शाम से टहल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट है दे और दे के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब के अंत में आईएनजी का प्रयोग। पूरा सेंटेंस क्या बन गया आपका? दे विल हैव बीन वॉकिंग इन द फील्ड फ्रॉम इवनिंग। ठीक है, क्योंकि शाम से दिया है तो शाम की होती है इवनिंग, इसलिए फ्रॉम इवनिंग। चलिए आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों? नहीं होता है और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नॉट का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा ये जानना है जरूरी। चलिए देख लेते हैं। नेगेटिव वाक्यों में शैल या विल के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लड़के 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, द बॉयज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, देखिए यहाँ पर द बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भी क्या पढ़ा था? कोई भी कर्ता आता है आई और वी को छोड़कर, तो यहाँ पर द बॉयज। ठीक है, तो इसके साथ में क्या आएगा? विल। ठीक है, और विल के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। नॉट आ गया, फिर आएगा हैव बीन। ठीक है, और मेन वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। समय आपका जो 2 hours है वो है अनिश्चित, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया? द बॉयज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए रूल्स देखते हैं इसके। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में शैल या विल को कर्ता से पहले, ठीक है, फिर हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर क्या से प्रारंभ होने वाला वाक्य है तो उसमें शैल या विल को कर्ता से पहले प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लड़के 2 घंटे से खेल रहे होंगे? चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विल का प्रयोग सबसे पहले किया गया है, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट आया है और सब्जेक्ट के बाद में हैव बीन और मेन वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ा गया है। ठीक है, समय था आपका अनिश्चित, इसलिए फॉर का प्रयोग। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया? विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में रहते हैं तो इनकी अंग्रेजी लिखकर शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शैल या विल का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य मध्य में आता है यानी कि सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है, तो उसकी अंग्रेजी पहले बनाई जाएगी। जैसे देख लेते हैं। आप 2030 से इस स्कूल में क्या पढ़ा रहे होंगे? ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक जो शब्द है वो वाक्य के मध्य में आया है, बीच में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाएगी। ठीक है, तो क्या बना होगा? What will you have been
टीचिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम 2030। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस बन गया। यहाँ पर देखिए यू था तो यू के साथ में विल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, विल का प्रयोग यू के साथ में किया जाता है। और सब्जेक्ट था यू तो सब्जेक्ट के बाद में हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और मेन वर्ब की अंत में आईएनजी जोड़ा जाएगा। ठीक है, और फिर जो आपका आगे का सेंटेंस था वो आ जाएगा कि स्कूल फ्रॉम 2030। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, व्हाट विल यू हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम 2030। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट देखने हैं आपके। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर चाहते हैं पढ़ना तो दोस्तों चैनल को जाकर तुरंत सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों, दिल से धन्यवाद।